हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू विरांडा यस यूट्यूब चैनल। आई एम शुभम शर्मा, योर इकोनॉमी फैकल्टी। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग टू माइक्रो इकोनॉमी। देखिए, माइक्रो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यूपीएससी एग्जाम में माइक्रो इकोनॉमी से बहुत सवाल नहीं आए हैं। हालांकि अगर हम बात करें 10 15 20 सालों में तो ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और अगर हम पिछले 5-6 सालों के पेपर्स देखें तो यूपीएससी ने कुछ ऐसी चीजें भी पूछी हैं जो बहुत चौंकाने वाली हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, तो हमने एक सोचा कि एक सीरीज बना देते हैं माइक्रो इकोनॉमी की, जिसमें माइक्रो के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी इन टॉपिक्स में से ज्यादा है, इसीलिए हम इनको एक होलिस्टिक फॉर्म में कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई की, जो बेसिक्स है माइक्रो इकोनॉमी का, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई ही ऐसी चीज है जो आगे जाके मैक्रो इकोनॉमी के लिए भी एक फाउंडेशन तैयार करती है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से आराम से देखिए, डिटेल फॉर्म में देखेंगे, पढ़ेंगे इस चीज को। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, इन सब चीजों को डिटेल में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड है क्या? जब हम ये बोल रहे हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, क्या बोला मैंने आपसे? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, डिमांड इंक्रीज, प्राइस ऑफ गुड्स राइज, डिमांड फॉल। यानी पहले तो हमें यह समझना होगा ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम क्या है, मतलब बाकी चीजें कांस्टेंट रहें तो क्या होगा। तो अगर हम ये कहें कि इफ द थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस अगर किसी चीज की 10 रुपए से 20 रुपए हो गई तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा? तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा? यानी कि अगर प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए हुई तो 10 रुपए में अगर मैं एक गुड्स की डिमांड करता था या दो गुड्स की डिमांड करता था, तो 20 रुपए में मैं एक ही गुड्स की डिमांड करूंगा। जब 10 रुपए का कोई गुड्स था तब मैं या मान लेते हैं जैसे लेट्स से चिप्स, जब चिप्स का पैकेट 10 रुपए का था तो मैं दो पैकेट खरीदता था। जब चिप्स का पैकेट 20 रुपए हुआ तो मैं एक ही गुड्स या एक ही पैकेट खरीदूंगा। और वहीं अगर चिप्स का पैकेट 5 रुपए हुआ तो हो सकता है मैं तीन पैकेट खरीद लूं। तो दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड कि जब प्राइस घटती है तब डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिर जाती है। तो अगर लॉ ऑफ डिमांड को हम ग्राफ फॉर्म में समझें कि क्या है लॉ ऑफ डिमांड, ये मैं आपको समझाता हूं। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंटेक्स्ट में दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, यह है क्वांटिटी डिमांडेड, और यह है प्राइस, दिस इज प्राइस। तो अगर हम ये कहें आपसे कि लेट्स से प्राइस है 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए, प्राइस ऑफ चिप्स और क्वांटिटी डिमांड चिप्स। तो अगर प्राइस 10 रुपए है, अगर प्राइस 10 रुपए है तो मैं कितने पैकेट खरीद रहा हूं? मैं खरीद रहा हूं दो पैकेट, दो पैकेट खरीद रहा हूं मैं, अगर 10 रुपए प्राइस है तो। अगर ये प्राइस 15 रुपए हुआ तो मैं एक ही पैकेट खरीदूंगा, आई विल परचेज वन पैकेट ओनली। अगर ये प्राइस 5 रुपए हुआ तो मैं तीन पैकेट खरीदूंगा। तो दिस लॉ ऑफ डिमांड इज ऑलवेज, लॉ ऑफ डिमांड जो हमारा है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दिस लॉ ऑफ डिमांड इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है लॉ ऑफ डिमांड हमारा। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्यों? व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज प्राइस राइज, डिमांड फॉल, प्राइस फॉल, डिमांड राइज। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड इन जनरल, वेरी सिंपल। अब यहां पे जो समझने वाली बात है वह ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम क्या है। व्हाट इज दिस अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम? यानी ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम जो है ये तभी जब ये बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहेगी ना, तभी ये चीज एप्लीकेबल होगी। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम में क्या क्या आता है, लेट्स डिस्कस दिस। व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम?
other things remaining same, other things remaining same. इसमें किन किन चीजों को हम शामिल करते हैं? सबसे पहले the things that is income of consumer, income of consumer should not change, should not change. कंज्यूमर की इनकम में बदलाव नहीं आना चाहिए. अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई तो माइट बी ही विल डिमांड मोर. कंज्यूमर की इनकम फॉल हो गई तो डिमांड कम करेगा. तो हम ये पहले बात क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज. कंज्यूमर की इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनकी इनकम में उनकी इनकम वैसी ही रहनी चाहिए. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए. टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्योंकि अगर टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आया तो डिमांड पे 100% चेंज आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे मीठे में आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन मैं अब आइसक्रीम खा के बोर हो गया तो मैं आइसक्रीम से लेट्स से चॉकलेट पे शिफ्ट कर गया. तो यानी कि मैंने अपना टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज किया, डायरेक्टली डिमांड पे इंपैक्ट पड़ जाएगा. तो टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज नहीं होना चाहिए. टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड नॉट चेंज. टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड नॉट चेंज. तीसरी चीज क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ इन फ्यूचर. एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर. अगर मुझे फ्यूचर में लग रहा है कि किसी चीज की प्राइस बढ़ सकती है तो मैं आज डिमांड ज्यादा करूंगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले ऐसा होता था कि जैसे एकदम से टीवी में आ रहा है कि आज रात को 12 बजे से पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं पेट्रोल पंप. भरवा कितने रुपए का है? 50 रुपए का पेट्रोल, 60 रुपए का पेट्रोल, खड़े लाइन में 1 घंटे. यानी अगर मुझे ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर मुझे ये पता चल रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो सकती है तो मैं आज ज्यादा डिमांड करूंगा. दैट इज अगेन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. तो यानी कि इवन अगर बढ़ती हुई प्राइस हो रही होगी तब भी मेरी डिमांड ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन फ्यूचर शुड नॉट बी देयर, should not be there. Then number of buyers will remain same. नंबर ऑफ बायर्स में ज्यादा बदलाव नहीं आना चाहिए. तो अगर बायर्स ज्यादा हो गए तो दे विल डिमांड मोर, डायरेक्टली डिमांड मोर होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपसे कि नंबर ऑफ बायर्स अगर कम हो गए तो भी इंपैक्ट पड़ सकता है, ज्यादा हो गए तो भी इंपैक्ट पड़ सकता है. तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, मतलब नंबर ऑफ बायर्स सेम रहे, इनकम कंज्यूमर की ज्यादा बदलाव ना हो, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस में चेंजेस ना आए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फ्यूचर में प्राइस राइज होने का एक्सपेक्टेशन ना हो. तो ये वो सारी चीजें हैं जब हम कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. तो जब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम होगा तो जैसे प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिर जाएगी. दिस इज लॉ ऑफ डिमांड. अब यहां पे ये समझना होगा कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहां कहां पे नहीं लगता. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वेबलन गुड. वेबलन गुड क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक्सपेंसिव गुड्स या जब हम जिनको हम प्रेस्टीज से जोड़ लेते हैं, जिनको हम प्रेस्टीज से जोड़ते हैं. लेट्स से आईफोन 15 जो था, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, वो 1 लाख का था. जब वो 1 लाख का था तब भी बायर्स बहुत थे. जब ये आईफोन 16 आया, लेट्स से ये आया 1.5 लाख का, तब भी बायर्स उसमें कमी नहीं आई, बायर्स उतने ही हैं. यानी वेबलन गुड वो गुड होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती ही रहती है चाहे प्राइस कितनी भी हो, क्योंकि ये स्टेटस सिंबल से एसोसिएटेड होते हैं. तो वेबलन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है. फिर दूसरा होता है हमारा गिफन गुड. गिफन गुड के केस में क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये राजू है, राजू की इनकम है 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपीज पर मंथ. वीट जो अवेलेबल है वो है 120 रुपीज केजी का, 120 रुपीज केजी का. और राजू को 1 किलो
वीट चाहिए, लेकिन 1 किलो वीट वो खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि 1 किलो वीट में ही उसके परिवार का पेट पलता है। तो 1 किलो वीट तो 120 रुपए का है और राजू की इनकम 100 रुपीज ही है, तो ही कांट परचेज वीट। तो राजू क्या कंज्यूम करता है? राजू कंज्यूम करता है बाजरा। बाजरा आता है 60 रुपीज केजी का। तो राजू कंज्यूम बाजरा, बिकॉज वीट वो नहीं परचेज कर सकता, बिकॉज वीट है ही 120 रुपीज का। अब अगर बाजरा की प्राइस 60 रुपीज से 80 रुपीज केजी हो जाए, तब भी राजू बाजरा ही कंज्यूम करेगा, क्योंकि वीट उसकी जेब से बाहर है, उसकी पहुंच से बाहर है। तो यानी गिफन गुड के केस में क्या हुआ, चाहे उसकी प्राइस बढ़ी, लेकिन तब भी डिमांड जो है वो उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि उसको ये पता है कि वो नहीं परचेज कर सकता वीट। तो वेबलन एक्सपेंसिव, प्रेस्टिजियस, गिफन अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन जब सब्स्टिट्यूट जो है वो आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो उसकी प्राइस इतनी ज्यादा है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते आपके इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो इवन जो आप कंज्यूम कर रहे हैं और उसकी प्राइस बढ़ भी रही है, तो अभी आप उसी को कंज्यूम करोगे। फिर तीसरा है यहां पे स्पेक्युलेटिव गुड्स। स्पेक्युलेटिव गुड्स। अब स्पेक्युलेटिव गुड्स क्या है? जो प्रिडिक्शन पे होते हैं, जहां जिनकी स्पेक्युलेशन होती है, जैसे शेयर्स। अब अगर जैसे मान लीजिए ये एक एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसका एक शेयर 100 रुपए का है। मंडे को, ट्यूसडे को ये हुआ 120 रुपी का, और वेडनेसडे को ऐसा स्पेक्युलेशन है कि ये 140 का हो जाएगा। अब इसका एवरेज प्राइस तो 100 चल रहा है, लेकिन आपने इसका शेयर 120 में खरीदा, क्यों? क्योंकि ऐसी संभावना है कि वेडनेसडे को इसका प्राइस 140 तक भी हो सकता है। तो यानी कि आपने बढ़ते हुए प्राइस पे इसको खरीदा, क्योंकि स्पेक्युलेशन है कि आगे इसकी प्राइस और इंक्रीज हो सकती है। तो दिस इज अगेन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तो ये हमने तीनों चीजें पढ़ ली। चौथा, एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स। अब एसेंशियल गुड्स के केस में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो आपके लिए एसेंशियल है, पेट्रोल है, या मान लेते हैं हम कोई सॉल्ट है, शुगर है, ये सब एसेंशियल है, मिल्क है, दीज आर एसेंशियल। तो अगर इनकी प्राइसेस बढ़ भी रही हैं, लेट्स से 100 रुपीज से इनकी प्राइस हो रही है 120 रुपी, प्राइस हो रही है 140 रुपी, तब भी डिमांड पे इतना फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एसेंशियल है, हम सस्टेन नहीं कर सकते उस दवा के बिना, या हम सस्टेन नहीं कर सकते अगर हम हमारी गाड़ी हम चलाते हैं और पेट्रोल के बिना। अब ये मत बोलिएगा सर ईवी खरीद लेंगे, डीजल गाड़ी खरीद लेंगे, दैट इज अगेन डिफरेंट थिंग। शुगर है, सॉल्ट है, मिल्क है, तो ये एसेंशियल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर इनकी प्राइस बढ़ती भी है तब भी डिमांड पे इतना इंपैक्ट नहीं आता, ठीक है, डिमांड उतनी ही रहती है। और एक और चीज इसमें, फियर ऑफ फ्यूचर शॉर्टेज। फियर ऑफ फ्यूचर शॉर्टेज। फियर ऑफ फ्यूचर शॉर्टेज। अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन है कि वॉर हो सकता है, या पैंडेमिक जैसी कोई सिचुएशन है, या कोई डिजास्टर जैसा लग रहा है कि भाई डिजास्टर हो का प्रेडिक्शन है, तो लोग क्या करते हैं, स्टोर करना शुरू कर देते हैं खाने को, क्योंकि वॉर हो सकता है, पैंडेमिक हो सकता है, डिजास्टर का प्रेडिक्शन आ गया है। तो ऐसे में पीपल जो है, लोग जो है, हाई प्राइसेस पर भी गुड्स को खरीदते हैं और स्टोर करके रखते हैं। क्या पता आगे गुड्स की अवेलेबिलिटी ना हो, क्या पता मार्केट बंद हो जाए, क्या पता चीजें बननी बंद हो जाए, फैक्ट्री शट डाउन हो जाए। कोविड में ऐसा ही हुआ था, लोगों ने अपने घरों में स्टोर करना शुरू कर दिया था खाना। बढ़ती हुई प्राइसेस पर भी लोग खरीद रहे थे चीजें, क्योंकि कुछ पता नहीं था 1 साल 2 साल 3 साल कब तक चलेगा। तो दीज ऑल आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आप इसका कमेंट में मुझे आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। और मैं आपको आंसर बता रहा हूं, लेकिन आप 2 मिनट वीडियो पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए, फिर मुझे इसका आंसर बताइए। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स for which demand increase as their price rise due to income effect dominate the substitution effect. This is 100% right. Veblen good are luxury good whose demand rise with price because higher price enhance status symbol. Speculative good exhibit increased demand with rising prices due to expectation of further price rise. This is also correct. तीनों ही statement यहाँ बिल्कुल सही है. All 3 of them are correct here. तीनों statement यहाँ बिल्कुल सही है. तो I hope law of demand is clear to all. कोई डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको लॉ ऑफ डिमांड में। फिर हम चलेंगे लॉ ऑफ सप्लाई पे। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, यहां पर देखो क्या लिखा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सब चीजें कांस्टेंट है। तो अगर किसी गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो सप्लायर जो है उनकी सेल्स बढ़ा देता है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट सोचता है।
लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर की साइड पे, लॉ ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर की साइड पे। तो जैसे मान लीजिए एक एबीसी शॉप वाला है, जब और ये वीट है, जब वीट की प्राइस 100 रुपी हुई तो इसने क्वांटिटी सप्लाई ये कर रहा था 2 kg। जब प्राइस 200 रुपी हुआ तो इसने क्वांटिटी सप्लाई कर दी 5 किलो, ताकि इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ पाए, और जब प्राइस मान लीजिए हुई 50 रुपी तो इसने क्वांटिटी सप्लाई की 1 किलो, क्योंकि इसको पता था कि इसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा इसमें। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो सप्लायर क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ाता है ताकि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सके, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाई को कम करता है ताकि उसके जो लॉसेस हैं, क्योंकि वो ज्यादा हो सकते हैं। तो सप्लाई कर्व हमारा कैसे बनेगा? सप्लाई कर्व कैसे बनेगा? ये है हमारा क्वांटिटी सप्लाई, ये है प्राइस। तो अगर प्राइस मान लीजिए ये 5 है, ये 10 रुपए है, ये 15 रुपए। जब प्राइस 10 रुपए था तो क्वांटिटी सप्लाई लेट्स से 2 किलो 2 kg थी। जब प्राइस 5 रुपए हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई हुई 1 किलो, और जब प्राइस 15 रुपए हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई हो गई 4 किलो। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इट विल बी ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। सो लॉ ऑफ सप्लाई, it is upward sloping, it is upward sloping। अब यहां पर भी हमें यह देखना होगा अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम में यहां क्या क्या आएगा? अदर थिंग्स रिमेन सेम, अदर थिंग्स रिमेन सेम, वहां पे ये क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं आया। यानी अगर टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा तो सप्लाई पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। अच्छी टेक्नोलॉजी से हो सकता है सप्लाई बढ़ जाए, और खराब टेक्नोलॉजी से हो सकता है सप्लाई पे इंपैक्ट पड़ जाए। तो नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में किसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा, तो सप्लाई पे एग्जैक्टली लॉ ऑफ सप्लाई लगेगा। दूसरी चीज है नो चेंज इन इनपुट कॉस्ट, नो चेंज इन इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन रॉ मटेरियल प्राइस, रॉ मटेरियल की प्राइस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो सप्लाई के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, रॉ मटेरियल सस्ता हुआ तो भी सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा हम समझेंगे नो चेंज इन टैक्स, टैक्सेस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ा तो सप्लाई पे डायरेक्ट इंपैक्ट है, और टैक्स कम हुआ तो भी सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट है। तो चेंज इन टैक्स भी नहीं होना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट हुआ नो चेंज इन नंबर ऑफ सेलर्स, नो चेंज इन नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स में बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेलर्स ज्यादा हो गए तो भी प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, क्योंकि बायर्स को ऑप्शंस मिल जाएंगे, और सेलर अगर एक ही हुआ तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो सकता है। तो नो चेंज इन नंबर ऑफ सेलर। फिर पांचवी चीज नेचुरल कैलामिटी, कोई नेचुरल कैलामिटी, डिजास्टर, पैंडेमिक, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी सप्लाई के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। तो यानी कि ये हम सब कहें कि नेचुरल कैलामिटी नॉट बी देयर, कोई वॉर मान लो, पेंडेमिक मान लो, ये सब इसमें आता है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम इन कंटेक्स्ट ऑफ सप्लाई इज दिस। अब यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई का अगर हम बात करें, एक्सेप्शन क्या है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, कहां कहां पे लॉ ऑफ सप्लाई का रूल नहीं लगता? फर्स्ट इज पेरिशेबल गुड, पेरिशेबल गुड्स के केस में लॉ ऑफ सप्लाई का रूल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर गुड्स पेरिशेबल है, तो सप्लायर को यह पता है कि इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है,
तो इवन वो लो प्राइस पर भी उसको सेल कर देगा, ये जानते हुए कि उसको और नुकसान हो सकता है। जैसे शुगर केन है, शुगर केन एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, मिल्क है एक पेरिशेबल गुड है, फ्रूट्स है, जैसे लेट्स से कोई भी फ्रूट मान लीजिए जो बहुत पेरिशेबल होता है, जो ज्यादा देर तक आप रख नहीं सकते। अब अगर सप्लायर को ये पता है, पपाया मान लीजिए, उसको ये बात पता है कि भैया ये जो फूड है, फ्रूट है, ये पेरिशेबल है। अब अगर इसको मैंने अपने पास रखा और 5 दिन बाद 4 दिन बाद ये खराब हुआ, तो मुझे इसको फेंकना पड़ेगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो उस केस में वो कम प्राइस पर भी उसको बेच सकता है। सेकेंड इज फिक्स सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स फिक्स्ड है, उसको ये पता है कि मेरे पास 4 ही क्वांटिटी है, तो वो सप्लाई कैसे बढ़ाएगा? जब उसको ये पता है कि मेरे पास 4 ही गुड्स अवेलेबल है, 5 ही गुड्स अवेलेबल है, तो वो अपनी सप्लाई कैसे बढ़ाएगा? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई तो यही कहता है ना कि अगर प्राइस बढ़ता है तो नंबर ऑफ सप्लाई आप ज्यादा कर सकते हो। लेकिन जब उसको ये पता है मेरे पास 4 ही यूनिट पड़ी हैं, इस मोबाइल की, इस कैमरे की, इस टी शर्ट की, शर्ट की, तो सप्लाई को बढ़ाएगा कैसे? वो उन 4 में अपना मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई तो ये कहता है ना कि प्राइस बढ़ने पे आप सप्लाई बढ़ा देते हो, तो सप्लाई बढ़ाएगा कैसे जब क्वांटिटी फिक्स है? तो आर्टिस्टिक और यूनिक गुड, कोई यूनिक गुड है, मान लीजिए कोई पेंटिंग है मोनालिसा की, या कोई वॉच का कलेक्शन है जो बहुत रेयर है, वो बनाई सिर्फ 5 पीस या 10 पीस है वॉच के, फिर आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी है, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ा लोगे? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ाते हैं, लेकिन बढ़ाएंगे कैसे? तो यहां तो वो गुड ही यूनिक है, रेयरिस्टिक है, रेयर है। पॉलिटिकल और इमरजेंसी सिचुएशन, अब अगर पॉलिटिकल और इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आपको ये पता है कि सप्लाई चेन बॉटलनेक हो सकता है, रॉ मटेरियल की सप्लाई रुक सकती है। कोविड में यही हुआ था, चाइना से सेमीकंडक्टर्स नहीं आए तो गाड़ियों की वेटिंग बढ़ गई 10-10 महीने। सेमीकंडक्टर्स मोबाइल में यूज होते हैं, उनकी वेटिंग्स बढ़ गई। तो जब पॉलिटिकल और इमरजेंसी सिचुएशन है, तब भी लॉ ऑफ सप्लाई का रूल फेल हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि रॉ मटेरियल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन फ्यूचर प्राइसेस, अगर फ्यूचर में प्राइसेस गिरने की एक्सपेक्टेशन होगी, तो सप्लायर जो है वो अपने मार्जिन को ना सोच के सेल्स को क्लियर करने की सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि भैया अभी जितने में बेच दूं बेच देता हूं, पता चले आगे बहुत ही गिर गई प्राइस तो मेरा मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। सो दीज आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। ये सारे लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अगेन आई रिपीट, पेरिशेबल गुड्स, उसको पता है शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है, तो वो कम प्राइस पर भी उसको बेच सकता है। सेकंड है फिक्स सप्लाई ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ गुड्स उसके पास सेम है, क्वांटिटी फिक्स्ड है, तो वो चाहकर भी अपना मार्जिन जो है या नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। रियलिस्टिक गुड्स, आर्टिस्टिक गुड्स है ही एक इक्का दुक्का तिक्का, तो वो कैसे उसकी सप्लाई बढ़ाएगा? चौथा, इमरजेंसी सिचुएशन है, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्टेज हो सकता है। पांचवा, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है प्राइस गिरने की, तो वही सोचेगा आज ही बेच देता हूं, जितने बेचूं क्या पता आगे इतने प्राइस कम हो जाए। जैसे कोई चीज उसने खरीदी, मान लीजिए ये एक टॉय है, ये टॉय इसने 100 रुपए में खरीदा, अब वो इसको पता है कि कल ये प्राइस 70, 60, 50 में हो सकता है, तो वो इसको 90 में, 80 में बेचेगा, क्योंकि आगे हो सकता है और ज्यादा प्राइस गिर जाए, तो उसका मार्जिन और कम हो सकता है। सो दीज आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे कमेंट में बताइए इसका आंसर, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। A rise in price of labor always result in increase in hourly work paid by the workers. Law of supply का exception पूछा है क्वेश्चन ने। A rise in the price of labor always result in increase in the hourly worked by labor. कोई essential नहीं है। First is wrong here. पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर लेबर ने अपनी प्राइस बढ़ाई है तो जरूरी नहीं है कि वो अपने नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ाए, हो सकता है वो लीजर करे, उसको लग रहा है भाई मुझे इतना अच्छा पैसा मिल चुका है, वाई आई शुड वर्क मोर। ये ऑलवेज सुपरलेटिव है यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इन इमरजेंसी सिचुएशन लाइक वॉर और डिजास्टर द सप्लाई ऑफ गुड में डिक्रीज इवन इफ प्राइस राइज, दिस इज 100% करेक्ट। The supply of perishable good always increase with price as producer are driven solely by profit motive. No, perishable goods है वहां तो उसको स्टॉक क्लियर करना है, नहीं तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। थर्ड इज रॉन्ग। The backward bending labor supply curve contradict the law of supply. This is 100% true. Backward bending labor supply curve जो है law of supply को contradict करता है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि सप्लाई बढ़ा रहे हो लेकिन लेबर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया या लेबर की इनकम कम हो गई, तो वो काम नहीं करेगा। The right answer is 2 and 4. 2 and 4 is the correct one.
फ्रेंड्स, आप सब हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दिस इज वेरांडा आईएएस हिंदी इंस्टाग्राम चैनल। इसको आप स्कैन करिए, हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़िए। बहुत सारे शॉर्ट्स, वीडियोस, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ साथ में जुड़े जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसी तरह के और बहुत सारे वीडियोस मैं आपके साथ लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। Veranda IAS, where your dream becomes reality.